लगातार आपका प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। आपने राजनेताओं को सुना, सांस्कृतिक लोगों को सुना और भी कई लोगों को सुना। आज इसी में एक नया चेहरा हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, जो राजस्थान से नहीं बल्कि पूरे भारत का में अपना नाम, अपनी छवि रखे हुए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कवि, उपन्यासकार और चर्चित कृति हिंदनामा के कवि आदरणीय कृष्ण कल्पित जी। तो हम आपको मिला रहे हैं। कल्पित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सत्यपथ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि काव्य जो है एक अलग अपनी पहचान रखता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपने किस आयु में इसका शुभारंभ किया और उस समय और आज के समय में इसमें क्या बदलाव आया है, किस तरीके का बदलाव आपने देखा है, तो हम जानते हैं। जी, कविता तो एक शाश्वत विधा है। ये तो जब तक मनुष्य रहेगा, मनुष्य की भावनाएं रहेंगी, तब तक कविता रहेगी। और जहाँ तक आपने पूछा कि मैं कब से कविता की ओर मेरा आकर्षण हुआ, तो एक तो मेरा मानना ये है कपिल जी कि कवि जन्मजात होता है, उसको मांझा जा सकता है, लेकिन वो जो कवि की प्रतिभा है वो जन्मजात होती है। तो कविता मैं पढ़ने लगा था बचपन से ही, मेरे घर का वातावरण ऐसा था, संस्कृत किताबें, लेकिन मैंने सायास रूप से लिखना, मैं समझता हूँ कि 15-16 की वर्ष में मैंने कविता लिखना शुरू किया और वहाँ के स्थानीय पत्रों में मैं भेजा करता था, तो कभी कभी वो छप जाया करती थी। तो इस तरह मेरी कविता यात्रा शुरू हुई। और दूसरा सवाल इसी में गुंथा हुआ आपका है कि तब से लेके और अब में क्या परिवर्तन आ गया, टेक्नोलॉजी बदल गई। हम पुराने ज़माने में होते तो आकाशवाणी में बात करते, रेडियो पे बात करते, आज हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ बैठ के बातचीत, और वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन जो मनुष्यता की बेसिक चीज़ें हैं, मूल चीज़ें हैं, वो नहीं बदलती। इसीलिए कविता भी कभी नहीं बदलती, बल्कि वो कविता वही जीवित रहती है जो अपने समय के साथ मुठभेड़ करती है। जो कविता अपने समय के साथ टकराती है और अपने समय की प्रतिध्वनि जिस कविता में। सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसा वर्तमान समय में कोई किसी को पसंद करता है, कभी कि वर्तमान में और पूर्व में कौन साहित्यकार हैं जिनको आप बहुत पसंद करते थे और कौन ऐसे हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है? जी, बहुत लंबी लिस्ट है जिन कवियों को पढ़ करके मैं कवि बना। वो भारतीय कवि भी हैं, वो तुलसीदास भी हैं, वो वाल्मीकि भी हैं, वो कालिदास भी हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, वो बायरन भी हैं, वो तारकवस्की भी हैं, वो और भी विदेशी कवि हैं, वो फैज़ अहमद फैज़ भी हैं, वो गालिब भी हैं, मीर भी है, तुलसी भी है, कबीर भी है, नज़ीर भी है, निराला भी हैं, नागार्जुन भी हैं। तो कहना चाहिए कि एक कवि बनने के लिए आपको अपनी कविता की परंपरा से जुड़ना पड़ता है। उस परंपरा को जब तक आप नहीं जानते हैं, तब तक आपको कवि बनने का कोई हक नहीं है। अगर मैं नहीं जानता कि मेरी भाषा में या आज की तारीख में दुनिया में क्या कविता लिखी जा रही है, क्यों लिखी जा रही है, ये जाने बिना मुझे कविता लिखने का कोई रोक तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लिखनी चाहिए। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्योंकि भाषाओं का दौर है ये, आज आप देखेंगे कि हर कोई कहता है कि आपको कौन सी भाषा आती है, कौन सी लैंग्वेज आती है, क्या आती है, लेकिन वैश्वीकरण के बीच में देखा गया कि सैकड़ों भाषाएं जो हैं आज विलुप्त होती चल जा रही हैं। एक शोध में पता चला है कि 3.5 माह में जो है एक भाषा विलुप्त हो जाती है। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो साहित्य है उसमें कितनी कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हो सकती हैं, उसका क्या योगदान हो सकता है कि जिससे हम इन भाषाओं को बचा सकते हैं? और ये भी जो पूर्व का सवाल है कि बदलती हुई दुनिया में ऐसा होता है कि भाषाओं का वर्चस्व होता जाता है। अब आप अंग्रेजी एक विश्व भाषा के रूप में
अभी मानी तो नहीं जा रही है, लेकिन कोशिश यही है कि उसको विश्व भाषा का दर्जा मिले जिसमें कम्युनिकेट किया जाए। तो ये भी एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें भाषाएं विलुप्त भी होती हैं, भाषाएं नई बनती भी हैं। लेकिन जैसे नदियां विलुप्त होती हैं, वैसे अगर कोई भाषा विलुप्त हुई है, मान लो कि बहुत कम बोलने वाले उसके रह गए हैं, लेकिन उसकी संवेदना और उसमें जो रचा हुआ साहित्य है, मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर बचेगा। वो जीवित भाषा न बचे, लेकिन उस भाषा में लिखा हुआ साहित्य ज़रूर बचेगा। और हो सकता है कि कालांतर में ऐतिहासिक कारणों से फिर वो भाषा जीवित हो जाए। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो ये भाषा शास्त्र का प्रश्न है आपका, लेकिन ये चिंता की बात है, दुनिया में हर भाषा को पनपने का उतना ही हक है, चाहे वो ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जा रही हो, चाहे वो 10 लोगों द्वारा बोली जा रही हो। भाषा तो प्राणवायु है, उसका वैसा ही महत्व होना चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय कारणों से कुछ भाषाएं विलुप्ति की कगार पे चली जाती हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये काल जनित चक्र है। देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि दुनिया में भाषा को लेकर के कई विचारधाराएं बनती चल जाती हैं, कई चीज़ें बनती जाती हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो लिख दिया वो बचेगा, क्योंकि वो वापस आएगा। समय परिवर्तन होता चल जाता है, सब कुछ होता चल जाता है। तो सर, इसी बीच में हम आपसे जानेंगे, कवि लेखन गद्यांश लेखन के बीच में आप खुद को सबसे सहज किसमें महसूस करते हैं? मैं मूलतः तो कवि ही समझता हूँ खुद को। और गद्य लेखन असल में क्या है कि मैं हमारे जो प्राचीन साहित्य है उसके निर्देश के अनुसार या उस सत्व को लेके मैं चलता हूँ, जिसमें कहा गया है कि काव्य 2 तरह का, गद्य और पद्य 2 तरह का काव्य होता है। तो मैं काव्य लिखता हूँ, वो कभी गद्य हो जाता है, कभी पद्य हो जाता है। ये तो पाठक के ऊपर और समालोचकों के ऊपर निर्भर है कि मेरे लिखे का वो मूल्यांकन करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गद्य लिखता हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कविता लिख रहा हूँ, और कविता लिखते हुए भी मैं कभी कभी वर्णन करने लगता हूँ। तो ये एक भाषा, पहले विधाएं अलग अलग होती थी, आजकल क्या है, विधाओं की आवाजाही बढ़ गई है। गद्य में पद्य, जैसे गद्य कविता का चलन है, ये मतलब गद्य में लिखी जाती है, छंदों में नहीं लिखी जाती। तो ये एक समय की बात है, धीरे धीरे अब छंद की वापसी भी हो रही है दोबारा से। तो ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत ये चलता है। सर, एक चीज हम आपसे जानेंगे, साहित्य जीवन में आपके, क्योंकि आपने तो कई गोष्ठियां करी होंगी, कई कार्यक्रम करे होंगे, कई कवि सम्मेलन करे होंगे, तो उसमें से कोई एक ऐसा यादगार कार्यक्रम कौन सा रहा और वो क्यों रहा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। ऐसा समझिए कि 18 साल की उम्र से मैंने कवि सम्मेलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मैं 24-25 के बाद मैं कवि सम्मेलनों में दूसरे ढंग की चीज़ें आने, मैंने सोचा कि मैं इसी का कवि बन के रह जाऊंगा, तो छोड़ दिया। मैं तब तक इसलिए जाता था क्योंकि पैसा मिलता था उसके ज़रिए मुझे, और मैं विद्यार्थी था तो मेरा काम चल जाता था। और मैं कुंवर बेचैन और नीरज और कई लोगों के साथ बच्चा था, मैं पढ़ता था और अच्छा पढ़ता था और मैं सक्सेस हो सकता था। तो वो रास्ता, आपका सवाल मैं भूल रहा हूँ कि हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी गोष्ठी थी या तो सम्मेलन की उम्र से मैं कह रहा हूँ कि मैं कवि सम्मेलनों में भाग लेता हूँ, गोष्ठियों में भाग लेता हूँ। मैंने इतनी गोष्ठियाँ करवाई, इतने कार्यक्रम करवाए, फिर भी आपने यादगार एक पूछा है। तो मैं समझता हूँ कि 1992 में हमने सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध भारत भारती कविता यात्रा शुरू की थी। उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक था। तो वो क्या था कि कवियों की यात्रा थी। जयपुर से हमने शुरू की और जयपुर से हम जोधपुर गए, उदयपुर गए, ऐसे शहरों को होते हुए, और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई जो बीच में बंद हो गया। उसको हमें चिरगांव में ले जाके समाप्त करना था, मैथिली शरण गुप्त के यहाँ जाकर के। तो उसमें बड़े अच्छे अनुभव हुए। मुझे लगता है कि वो तारा प्रकाश जी जिनका कि उनका एक स्वप्न अधूरा रह गया, लेकिन मैं जरूर पूरा करूंगा कि चिरगांव जाकर के इस भारत भारती कविता यात्रा का समापन करूं, जब भी करूं। वो एक यादगार कार्यक्रम मेरे जीवन का था। सर, उस यादगार जीवन में हम एक चीज जानना चाहें, कोई कविता उस समय चर्चित हुई होगी ना, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को वो बताइए उस समय की कोई ऐसी कविता। धर्मयुग में इमरती खिलाफ, मतलब ये जो राजनीति में पिता बेटा जो वंशवाद चलता है, इसके खिलाफ मैंने एक गीत लिखा था
जो धर्मयुग में धर्मवीर भारती ने प्रकाशित किया। तो ये मैं सुनाता था उस जमाने में आकर के, और ये बाद में इप्टा भी आने लगा, तो ये बड़ा चर्चित हुआ था, क्योंकि इस गीत का एक राजनीतिक अर्थ था कि राजा रानी प्रजा गा के सुनाता था। मैं ऐसे ही सुनाता हूँ आपको। के सुना देते थे कुछ राजा रानी प्रजा मंतरी, बेटा इकलौता, माँ से कथा सुनी थी जिसका अंत नहीं होता, अंत नहीं होता। इस तरह एक कथा की तरह ये गीत चलता है, इसमें माँ और उसका संवाद है। तो ये पूरा गीत है। हो हम मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं, धरती पर बादल लिखते हैं, बादल में पानी लिखते हैं, मीरा के एक तारे पर हम कबीरा की बानी लिखते हैं, सिंहासन की दीवारों पर, सिंहासन की दीवारों पर हम बागी अक्षर लिखते हैं, मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं। कागज के सादे लिबास पर स्याही की बूंदों का उत्सव ठहर गया लोहू में, जैसे कोई खारा खारा अनुभव, फूलों पर खुशबू के लेखे, फूलों पर खुशबू के लेखे, बंदूकों में डर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं, हम मिट्टी के घर लिखते हैं। वाह, बहुत खूब। हमने आपको कहा ना, कवि वो चीज है जो देश बनाता है, धर्म बनाता है और राज्य बनाता है। आज नाम लिया जाता है कहां पैदा हुए, लेकिन कवि एक वो चीज होती है जहां पैदा होते हैं उसका भी नाम रोशन करते हैं, और जिस देश में जाते हैं उस देश का भी नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ थे आज कृष्ण कल्पित जी। तो आप विदा लेते हैं इनसे। कल्पित जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिल करके, और मुझे बड़ा आनंद आया। फिर से सभी दर्शकों को, सत्य पथ के सभी दर्शकों को नमस्कार।